क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे इस फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर के लिए हम आगाज़ करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 1, जो कि आपके कोर्स CHM 621 का एक पार्ट है। दोस्तों, आपके सामने लेफ्ट पे जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये एक पोर्शन है पोटोमैक रिवर का, जो तकरीबन 652 किलोमीटर लंबा है। इतना आगे बहता हुआ जाता है। ये एक नॉर्थ पार्ट है पोटोमैक रिवर का, जो कि बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र भी आ रहा होगा और बहुत खूबसूरत अपालाचियन माउंटेन से ये होता हुआ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना साफ और शफाफ होने के बावजूद यहाँ पे कोई मेरीन लाइफ थ्राइव नहीं करती। यहाँ पे आपको मछलियाँ या इस तरह की जो अंडर वाटर लाइफ है वो नज़र नहीं आती। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मैंने थोड़ा बहुत क्लास में डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे इसकी वजह होती है कि ये जो आपके पास पोटोमैक रिवर का पोर्शन है, इससे पहले अबेंडेंट कोल माइंस हुआ करती थी। उन कोल माइंस से जो एसिड लीच होता था, उस एसिड के पानी में मिलने की वजह से क्या होता था कि इस पानी की पीएच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है और उसकी वजह से यहाँ पे मैरीन लाइफ थ्राइव नहीं कर सकती है। अब जैसे ही ये पानी बहता बहता एक आपके पास वेस्टर्न पॉर्ट मैरीलैंड में पहुंचता है, तो यहाँ पे ये जो पेपर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पेपर ट्रीटमेंट प्लांट कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ से एक्सक्रीट होता है, वो पानी में शामिल होता है। और पानी में शामिल होने की वजह से वो एसिड जो पहले अबेंडेंट कोल माइन से आपके पास इस वाटर पोर्शन में शामिल हो रहा था, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो लीथल वैल्यू पहले इसमें मेंटेन हुई हुई थी बिफोर दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि 4.5 थी, वो जब हम ये पेपर ट्रीटमेंट प्लांट से कैल्शियम कार्बोनेट पानी में शामिल करते हैं, जो आपका रिवर पोर्शन है, तो वो पीएच वैल्यू बढ़कर 7.2 हो जाती है, जिसके ऊपर प्लांट और फिश थ्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन, एक पार्ट देखने को मिलता है, एक उसका किरदार नज़र आ रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इसलिए भी अच्छी चीज़ होती है कि वो जो कैल्शियम कार्बोनेट इस पेपर ट्रीटमेंट प्लांट में जनरेट हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको केमिस्ट्री की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो और कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो वो पानी से मिलकर कैल्शियम 2+ आइन बनाता है और बाइकार्बोनेट बनाता है। ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये आपके पास जो एसिड मौजूद होता है रिवर में, जिसकी हमने अभी कुछ सेकंड्स पहले बात की, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के एवेपोरेट हो जाती है, गैस फेज में चली जाती है, और पानी न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद रहता है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट भी डिज़ोल्व ना होता। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड का एक हद से ज़्यादा मौजूद होना हमारे लिए वो भी अच्छी बात है क्या? तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, यानी कि हमारे पास जो ग्लोब का टेम्परेचर है, दुनिया का टेम्परेचर है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी सन रेडिएशन आती है, जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, वो हीटिंग इफेक्ट ये जो गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो उसको बाहर नहीं जाने देती। तो जब आपकी हीटिंग इफेक्ट या हीट बाहर नहीं जाएगी, तो फिर यकीनन ज़मीन पे गर्मी बढ़ जाएगी। तो पहला जो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से, वो ये होगा कि आपका दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ज़्यादा डिज़ोल्व भी होगी। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होगी, तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो जो आपकी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो एवरेज ओशियन की पीएच थी, जो हमारे ओशियंस होते हैं, वो तकरीबन 8.16 थी, जो कि आज के दिन कम होकर 8.04 हो गई है। यहाँ मैं बताना मुनासिब समझूंगा, ज़रूरी समझूंगा बल्कि, कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, तकरीबन 1770 की रीडिंग ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर थी, वो 280 ppm थी। 280 मिलीग्राम पर लीटर वो एयर के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और आज के दिन जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो आज के दिन जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की,
वो 380 ppm है, जो कि तकरीबन 100 ppm राइज है। 100 ppm का राइज का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू से 33% तकरीबन ये बढ़ चुका है। और अगर इसी रफ्तार से हम बढ़ते चले गए तो 2100, 21वीं सदी का अख्तिताम है, उस तक पहुंचते पहुंचते आपके पास जो पीएच की वैल्यू है ओशियन की वो 7.7 हो जाएगी, जो कि इंतहाई लीथल है, स्पेशली किसके लिए, वो जो कोरल रीफ्स जिनकी हम बात करते हैं, जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये कोरल रीफ्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ केमिकल एनालिसिस में ही काम नहीं करता, बल्कि इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है। जैसे इसको बायोकेमिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको जियोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको ओशियनोग्राफी में भी, और इनके अलावा भी कई जगहों पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होता है। तो हम आगाज़ अपने सॉल्यूशन केमिस्ट्री के कोर्स का केमिकल इक्विलिब्रियम से करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बताने से पहले मैं ये बताना मुनासिब समझूंगा कि आपके पास दुनिया में दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक वो प्रोसेस होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और एक वो प्रोसेस होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसेस को हम ये कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कागज़ का जल जाना। अब कागज़ का जल जाना एक्चुअली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल है। उसमें ऑक्सीडेशन के बाद जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी पैदा हो जाएगी, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है वो इन टर्म्स ऑफ जो भी उसमें इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी थी वो रह जाएगी राख की सूरत में। तो अब वो जो आपके पास जला हुआ कागज़ है उसको हम दोबारा ऑक्सीजन देंगे तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में कागज़ नहीं बन सकता। तो इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल या इरिवर्सिबल चेंज। एक होते हैं रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज या रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप अगर एक चीज़ को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पानी को ठंडा किया तो बर्फ़ बन गया। अब जो बर्फ़ बना हुआ पानी है उसको अगर थोड़ी सी हीट फराहम की जाएगी तो वो दोबारा से पानी बन सकता है। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। एक और रिवर्सिबल चेंज की मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जैसे आपने मोम लिया, जो वैक्स होता है आपका, सॉलिड फॉर्म में था, आपने उसको हीट किया और वो लिक्विफाई हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा से उसको हीट रिमूव कर देंगे या उसको कूल कर देंगे तो वो दोबारा से अपनी असल सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो ये तो आम लाइफ में जो रिवर्सिबल चेंज थे, इसी तरह से केमिस्ट्री में केमिकल्स के भी रिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। जब वो रिएक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है सी और डी। अच्छा, ए और बी मिल रहे हैं और प्रोडक्ट सी और डी बन रहा है, तो इसके लिए हम एक फ्रैक्शन बना लेते हैं जिसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड कर लिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, और इसका जो नतीजा होता है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आसान लफ्जों में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो होता है आपका मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट थे, एंड उसको डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू देयर कोफिशिएंट पावर। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट पावर होती है ये एक्सपेरिमेंट से भी डिफाइन की जाती है, और बहुत सारे केसेस में ये आपके पास जो स्टिचोमेट्री होती है यही नंबर पावर बन के भी आ जाता है। लेकिन ये ख्याल रहे कि हमेशा ये सही नहीं होता। तो जब भी आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में या आगे लाइफ में कहीं आप रिसर्च कर रहे होंगे, तो जब तक आपके पास ये कोफिशिएंट की पावर ये कोफिशिएंट बताया ना जाए, उस वक्त तक आप यही एज्यूम करेंगे कि जो रिएक्शन कोशेंट है आपका, या जो रिएक्शन कोफिशिएंट यहाँ से आपको मिल रहा है मोल फ्रैक्शन मोल रेशियो, ये स्टिचोमेट्री ही यहाँ पे पुट करनी होगी अनलेस अनटिल ये आपको बताया जाए। यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर आपका K1 से ज़्यादा है, K1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली इसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होगा। जब आपका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। दैट इज़ वाई जब भी K1 से बड़ा होगा तो आपका जो भी रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि सॉल्यूशंस में जो कंसेंट्रेशन होती है, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो एक्टिविटी और कंसेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता।
लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हायर कंसंट्रेशन पर एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं उस कंसंट्रेशन से जो आप समझ रहे होते हैं। तो एक्टिविटी इज एक्चुअली द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ योर एनालाइट। तो अगर आप 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो 0.1 मोलर पूरे का पूरा उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, उसका एक पार्ट, उसका एक फ्रैक्शन रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशंस की बजाय एक्टिविटीज़ पुट करेंगे तो आप एक मोर एक्यूरेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इवेल्युएट करने के काबिल हो सकेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है तो आप यहाँ पे जो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन के बजाय उनकी एक्टिविटी को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को देखते हुए आगे ये बता सकते हैं कि जब भी आपके पास यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ आएंगी, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी प्रोसेस होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं कि हमेशा, जैसे हम हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना, हमने रिडक्शन पोटेंशियल का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इसी तरह से हमने मास यानी वेइंग का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है ग्राम और किलोग्राम के रिस्पेक्ट से, इसी तरह से हमने जो लाइट इंटेंसिटी है उसका एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो हर तरह से जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी हम कुछ स्टैंडर्ड एंटिटीज अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन में अगर किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए तो वह हमेशा मोल्स पर लीटर में रखा जाएगा। कंसंट्रेशन की बहुत सारी और भी यूनिट्स होती हैं जिसमें मोलैलिटी भी होती है, नॉर्मेलिटी भी होती है, मोल फ्रैक्शन भी होता है, परसेंटेज कंपोजिशन भी होती है, लेकिन आप जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इवैल्यूएट करेंगे तो आप मोल्स पर लीटर की कंसंट्रेशन को यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। नंबर 2, अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो रही है तो गैसेस की कंसंट्रेशन बार्स में रखी जाएगी, उनका प्रेशर यूज़ किया जाता है और प्रेशर की कौन सी वाली टर्म यूज़ की जाएगी, बार। ठीक है। इसी तरह से जो प्योर सॉलिड्स हैं या प्योर लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं या प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी अपनी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में वो इस्तेमाल होते भी हैं तो उनकी जो एक्चुअल कंसंट्रेशन में तब्दीली है वो बहुत ही माइनर सी होती है, बहुत थोड़ी सी होती है। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि पानी अगर हम प्योर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट तो पानी की अपनी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 55.55 मोलर। तो अगर कहीं पे 55.55 मोलर पानी इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पे जो केमिकल चेंज है वो मैक्सिमम भी आप रिएजेंट यूज़ करते हैं 0.01 मोलर में यूज़ करते हैं या 0.1 मोलर में यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पानी को इस्तेमाल करते हुए देखते भी हैं कि 0.1 मोलर पानी इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी एक्चुअल जो कंसंट्रेशन थी 55.55 मोलर, उसमें से अगर 0.1 मोल कम भी हो गया तब भी पानी की एक्चुअल कंसंट्रेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, वो 55.45 मोलर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड्स और या प्योर सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें चेंज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो चेंज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता तो केक पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स या प्योर सॉल्वेंट्स की कंसंट्रेशन को ओमिट कर देते हैं, उनकी जगह हम 1 लिख देते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल चेंज आ रहा है, कोई हमारे पास एक वीक एसिड है जो डिसोसिएट हो रहा है अपने कंपोनेंट में, इसके लिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वो जिस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्योंकि रिवर्सिबल चेंज है तो इस केमिकल रिएक्शन को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्योंकि रिवर्सिबल है ना भाई, ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, अब ये रिएक्टेंट फॉर्म में भी आ सकता है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अब आप K1 डैश को देखिए और K देखिए, ये दोनों इक्विलिब्रिया एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ से हमें ये सबक मिलता है, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि जब भी कोई रिवर्सिबल चेंज होगा उस इक्वेशन को अगर हम रिवर्ट करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी K1 डैश जो हो जाता है या K1 प्राइम कह लें आप इसको, ये 1/K1 के बराबर होगा, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना होगा ताकि हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना इक्विलिब्रिया के, तो वहाँ आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह से अगर हम दो इंडिविजुअल इक्विलिब्रिया को ऐड करते हैं, यानी आपके पास कंटेनर में एक ये वीक एसिड मौजूद था, आपने उसी कंटेनर में एक और एनालाइट डाल दिया, एक और चीज़ डाल दी, या एक और रिएक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आप इन दोनों, ये क्योंकि एक ही कंटेनर में हो रहा है तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप इसको देखिए कि ये जो आपके पास इक्वेशन का सिंबल है, एक तरफ आपके पास प्रोटॉन लेफ्ट पे आ रहे हैं, एक तरफ राइट पे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अलजेब्रा की तरह इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो H+H+ चला जाएगा, तो Ha जो वीक एसिड आपके पास यहाँ मौजूद था, प्लस आपके पास जो भी रीजेंट मौजूद था, उसके बाद जो यहाँ बच जाने वाला एनालाइट है, A नेगेटिव एनालाइट का एनाइन, वो आ जाएगा, और ये CH+ यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा उस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आपने इन दोनों स्पीशीज को, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस का इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, इसका इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो वो ये बनेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, पेन से पॉइंट आउट कर दूंगा तो शायद आप ज़्यादा बेहतर देख सकें। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है आपके पास, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो वो ये बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्विलिब्रिया कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आपके पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन निकल के आती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है, ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है कि जब आप इस ओवरऑल जो आपके पास रिजल्टेंट केमिकल रिएक्शन था, इसका अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, वो भी यही निकल के आएगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड से हमें ये मालूम होता है कि अगर आपके पास किसी भी कंटेनर में दो केमिकल रिएक्शंस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों, तो आप उनके इंडिविजुअल इक्विलिब्रिया कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ सकता है। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो उनके लिए nth टर्म तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आप तीनों के इंडिविजुअल इक्विलिब्रिया कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपके साथ इस तरह आ जाएगा। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मौजूद हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके किसी भी रिजल्टेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा कि जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे, तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उनके इंडिविजुअल इक्विलिब्रिया कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा। ये भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो Kw की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपके सामने पेश किया गया है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में सिर्फ 1.0 एक्सपोनेंट -14 मोल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये बहुत छोटी सी वैल्यू है अगर आप देखें, इसका मतलब पानी एक बहुत स्टेबल लिक्विड है, जब भी आज तक दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहा है, कितने हज़ारों लाखों साल से ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि स्टेबल है। अच्छा, आपके पास अमोनिया की जो रिजोल्यूशन है वो आपके सामने पेश की गई है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है पानी, इसका जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है वो दिया गया है 1.8 एक्सपोनेंट -5। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब आप अमोनियम आयन जब टूटता है अमोनिया में और प्रोटॉन रिलीज करता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जिस तरह हमने पिछली बातें की है ना, जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की थी हमने मैनिपुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो तमाम प्रॉपर्टीज हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए। इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनको प्रैक्टिकली आप कर ना सकें, वो इतनी तेज़ी से हो जाते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको बता ही नहीं सकता आपको, तो उनको इनडायरेक्टली आप इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो आपके पास अवेलेबल नहीं है,
या जो अवेलेबल होना, कहीं पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैन होते हैं, कहीं पे कोई प्रोडक्ट बैन है, कहीं पे कोई रिएक्टेंट बैन है, तो उन जगहों पे आप इस तरह से इनडायरेक्टली उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी डिसोल्यूशन की बात आएगी तो पानी का डिसोसिएशन तो आएगा, क्योंकि पानी में ही तो डिसॉल्व हो रहा है। तो इस अमोनियम आयन का जो डिसोसिएशन है अमोनिया के अंदर और प्रोटॉन के अंदर, वो निकालने के लिए हमें इन दोनों रिएक्शंस को इस्तेमाल करना होगा। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इंडिविजुअली खुद कर भी सकते हैं, और हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको करके आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे हम डिसोसिएशन ऑफ वाटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें जो अमोनियम आयन है वो लेफ्ट पे चाहिए था। तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्वेश्चन हमें दी गई थी, इसको हमने रिवर्ट करके लिखा है, क्योंकि अमोनियम आयन हमें लेफ्ट पे चाहिए था। अगर अमोनियम आयन राइट पे चाहिए होता तो हम उसको वैसे ही लिख देते जैसे हमने वहाँ पिछली स्लाइड में आपको लिख के दी थी। तो इसको रिवर्ट किया है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि अब यहाँ पे हमें अमोनियम आयन चाहिए था, हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए था, तो जो वाटर की डिसोसिएशन है वो हमने यहाँ इस तरह से लिखी है। तो यहाँ इस OH से ये OH कट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको पेन से कट करके दिखा भी देता हूँ। ये OH से ये OH कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो वाटर है ये कट हो जाएगा इस वाटर से। आपके पास लेफ्ट पे बचा अमोनियम और राइट पे बचा वो अमोनिया और वो प्रोटॉन जो आपको चाहिए था। अब जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा गया कि दो इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शंस है और वो रिएक्शंस ऐड अप हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इन दोनों इक्विलिब्रिया कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1.0 इसको हमने यहाँ लिखा, और ये जो इसका सेकेंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा जब अमोनियम आयन अमोनिया मॉलिक्यूल और प्रोटॉन के अंदर डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो आपने बड़ी खूबसूरती से क्या किया कि इंडिविजुअल रिएक्शंस को ऐड करके अपना मतलूबा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हासिल कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आप लिथियम की हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। तो लिथियम की हाइड्रोलिसिस क्या है कि जनाब, लिथियम जब पानी में डाला जाता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्रोटॉन बनता है। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि भाई मुझे लिथियम आयन की एसोसिएशन निकालनी है विद हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसके लिए भी आपने वही करना है, क्योंकि पानी में आप इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में एसोसिएशन दिख रहा है, तो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट तो इस्तेमाल होगा ही। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे आपने KW को इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको खुद हल कर सकते हैं। ज़रा बताइए हल करके आपका जवाब क्या आ रहा है और आपने किस तरह से इसको किया है। कमेंट में अपना जवाब बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये नहीं हल करना आ रहा तो बताइएगा, फिर मैं इसको हल करने का तरीका भी आपको कमेंट में ही बता दूंगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन है गैसेस में आपके सामने लिखे गए हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके सामने ये लिखा गया है। दूसरे रिएक्शन में नाइट्रोजन को हमने कंट्रोल्ड फॉर्म में ऑक्सीजन दी, यानी कम ऑक्सीजन दी, तो वो यहाँ पे आपके पास N2O बना रहे हैं, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2.4 एक्सपोनेंट -18 है। इन दोनों रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आपको ये रिजल्टेंट इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना है। तो आप लोग इसको घर से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं कमेंट में इसका आपको तरीका भी बता दूंगा और इसका हल भी बता दूंगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड होता है, और अगर आप अपने कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपनी कीमती आरा से मुझे आप मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।